नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल साइंस के भाग 8 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मृदा के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा वर्गीकरण के बारे में। मृदा वर्गीकरण के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो डॉक्टर गाई डी स्मिथ को हम जानते हैं मृदा वर्गीकरण के जनक के बारे में। और आधुनिक मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें पहला है मिट्टी के वर्गीकरण की संपीड़न प्रणाली, कंप्रेसिव सिस्टम। इसमें पहला पॉइंट है 7वीं सन्निकटन एप्रोक्सीमेशन पर आधारित अमेरिका की व्यापक मृदा वर्गीकरण प्रणाली है। तो ये जो मृदा की वर्गीकरण की संपीड़न प्रणाली है, यह किस पर आधारित है, तो 7वीं सन्निकटन पर आधारित है, जो अमेरिका की एक व्यापक मृदा वर्गीकरण प्रणाली है। और अगला पॉइंट दिया है इसमें, अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। इस प्रणाली को गाई डी स्मिथ के नेतृत्व में विकसित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्राकृतिक शरीर अवधारणा, और दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला क्या है, प्राथमिक आधार, मिट्टी की उत्पत्ति के बजाय मिट्टी के गुणों पर विभिन्न वर्गों की पहचान के लिए। और दूसरा है इसमें लैटिन या ग्रीक शब्द नामकरण पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रणाली के लिए 6 श्रेणियां अपनाई गई हैं, जिसमें से पहला है गढ़। यह उच्चतम श्रेणी है, जिसमें 12 मिट्टी के गढ़ होते हैं। और उपगढ़, इस वर्गीकरण में 63 उप आदेश होते हैं। और नेक्स्ट है महान समूह, यह 240 से अधिक महान समूह इसमें पाए जाते हैं। और उप समूह 100 से 1000 से अधिक। और परिवार और सीरीज, यह मिट्टी वर्गीकरण की सबसे विशिष्ट और सबसे निचली श्रेणी होती है। यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ ऊपर से भी आपका जो एक गढ़ होता है, ऑर्डर होता है, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं कि कितने गढ़ होते हैं मृदा के, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं परिवार और सीरीज की। तो यह मृदा वर्गीकरण की सबसे विशिष्ट और सबसे निचली श्रेणी होती है। और भारत में ही परिवार और सीरीज जो पाए जाते हैं वह 200 से अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, मृदा सीरीज है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कई बार परीक्षाओं में। तो 7वीं सन्निकटन और उनके व्युत्पत्ति में मिट्टी के कुल कितने गढ़ हैं, तो 12 गढ़ हैं। और याद रखने की ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है अवाग्मी हाउस, याद रखिएगा। तो एक चार्ट दिया गया है, चार्ट को हम देखते चलेंगे। सॉइल आर्डर एक तरफ है और एक तरफ है उसके फीचर्स। तो सॉइल आर्डर में पहला है इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स के बारे में फीचर्स देखेंगे क्या है। तो इसका नाम जो है लैटिन भाषा के शब्द इंसेप्टम यानी शुरुआत, जिसका अर्थ होता है, से लिया गया है। ये यंग मिट्टी है जो न्यूनतम संस्तर विकास को प्रदर्शित करता है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा मृदा गढ़ है। और कुल मिट्टी का 20% पाया जाता है इंसेप्टिसॉल। और ये एंटीसॉल की तुलना में अधिक विकसित होती हैं। और ये मिट्टी शुष्क और गर्म क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। तो यहाँ से इसके कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा मृदागढ़ कौन सा होता है, तो आपका इंसेप्टिसॉल होता है। और इंसेप्टिसॉल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो नई विकसित मृदाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटीसॉल। एंटीसॉल में क्या है, इसे ऐसी मिट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है जो केवल इस स्तर के अलावा किसी भी प्रोफाइल विकास को नहीं दिखाती है। यानी ये जो एंटीसॉल होता है, यह सबसे न्यूनतम विकसित मृदा होती है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। एंटीसॉल में कोई डायग्नोस्टिक संस्तर नहीं होती है। और एंटीसॉल दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में मिट्टी का गढ़ है। तो इंसेप्टिसॉल के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो एंटीसॉल होती है। नेक्स्ट देखेंगे वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स में क्या है, एक वर्टिसॉल एक मिट्टी है, और जिसमें एक विस्तृत क्ले मिट्टी होती है, जिसमें माउंट मोरलेनाइट के रूप में जाना जाता है, जिसे माउंट मोरलेनाइट के रूप में जाना जाता है, जो ड्राई सीजन या वर्षा में गहरी दरारें बनाती हैं। और वैकल्पिक रूप से सिकुड़ने और सृजन के कारण सेल्फ मल्चिंग का गुण होता है, जहां मिट्टी की सामग्री लगातार खुद को मिश्रित करती है। तो वर्टिसॉल जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार का क्ले पाया जाता है, तो माउंट मोरोलाइट प्रकार का पाया जाता है। और इसके गुण बता करके इसकी गढ़ को पूछा गया है। आगे देखेंगे इसमें, जिससे वर्टिसॉल एक अत्यंत गहरा
ए संस्तर बनाता है और बी संस्तर नहीं होता है। सतह पर अंतर्निहित सामग्री को अक्सर एक सूक्ष्म राहत मिलती है जिसे गिलगई के नाम से जाना जाता है। वर्टिसॉल आमतौर पर अत्यधिक मूल चट्टानों से बनता है जैसे कि बेसाल्ट, जिसे गहरे काले या काले कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। और ये गढ़ भारत के दक्कन के पठार में पाया जाता है। तो काले कपास की मृदा भी इसे वर्टिसॉल को कहते हैं। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीसॉल्स। ऑक्सीसॉल्स में क्या है? उष्णकटिबंधीय वन में यह घटना होती है जिन्हें फेरल सॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ऑक्सीसॉल को पहले लेटराइट मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑक्सीसॉल के मिट्टी को गठन की मुख्य प्रक्रिया जानवरों के कारण अपक्षय, नमी और पेडोट्रिबेशन है। नम क्षेत्रों में पाया जाता है। उन्हें सभी गहराइयों पर मिट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है। लोहे और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण ऑक्सीसॉल हमेशा लाल या पीले रंग का होता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीले रंग की मिट्टी जो होती है ऑक्सीसॉल में पाई जाती है। अल्फीसॉल, अल्फीसॉल को देखेंगे तो अल्फीसॉल में क्या है? अल्फीसॉल्स अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं और आमतौर पर एक दृढ़ लकड़ी के जंगलों के आवरण के नीचे बनते हैं। उनके पास एक क्ले मिट्टी से समृद्ध उपक्षेत्र और अपेक्षाकृत उच्च उपजाऊ क्षमता होती है। और अल्फ का तात्पर्य एल्यूमिनियम और लोहा से होता है। जो अल्फ शब्द है उसका तात्पर्य एल्यूमिनियम और लोहा से होता है, यानी इसमें एल्यूमिनियम और लोहा अधिकता होती है। उनकी उत्पादकता और प्रचुरता के कारण अल्फीसॉल्स भोजन और फाइबर उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के गढ़ों में से एक प्रतिनिधित्व करते हैं। वे व्यापक रूप से कृषि और वानिकी दोनों में उपयोग किए जाते हैं और अभी भी नाइट्रोजन और उपलब्ध फास्फोरस में बहुत कमी है। उनके पास कम से कम 35% क्षार संतृप्ति पाया जाता है, जिसका अर्थ है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में होता है। ज्यादातर लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस गढ़ में किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो लेटराइट प्रकार की मिट्टी इसमें पाई जाती है। हिस्टोसॉल्स, नेक्स्ट है गढ़ आपका हिस्टोसॉल। यह ग्रीक भाषा के हिस्टोस से बना है जिसका अर्थ ऊतक होता है और यह जैविक सामग्री से भरपूर मिट्टी होती है। और आमतौर पर हिस्टोसॉल में बहुत कम स्थूल घनत्व होता है क्योंकि इसमें जैविक सामग्री अधिक होता है। और जल निकास खराब होता है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छी तरह से पानी रखते हैं। अधिकांश अम्लीय होता है। हिस्टोसॉल को अन्य देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पीट या मक के नाम से जाना जाता है इसे। और यह एरोबिक अपघटन को रोकने वाले सीमित जल निकासी के कारण होता है और पौधों और जानवरों के अवशेष मिट्टी के भीतर रहते हैं। इस प्रकार हिस्टोसॉल पारिस्थितिकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ए और गेलिसोल बड़ी मात्रा में कार्बनिक को संग्रहित करते हैं, कार्बन को संग्रहित करते हैं। यदि संचय लंबे समय तक जारी रहता है तो कोयले का निर्माण होता है। जीवाश्म हिस्टोसॉल को देवोनियन में सबसे पहले व्यापक भूमि वनस्पति से जाना जाता है। तो ये था आपका हिस्टोसॉल। ठीक, हिस्टोसॉल में कैसी मिट्टी होती है? तो हिस्टोसॉल में अम्लीय प्रकार की कुछ मिट्टियां पाई जाती हैं और जैविक पदार्थों से युक्त मिट्टियां पाई जाती हैं। एडिसॉल्स में आपकी जो मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं वे पाई जाती हैं, रेगिस्तानी मिट्टियां पाई जाती हैं। और यह लैटिन के एरिडस या शुष्क, जिसका अर्थ होता है शुष्क, भाषा से मिलकर बना हुआ है। एरिडस से बना हुआ है लैटिन का शब्द। और यह शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु के रूप में एरिडोसॉल्स या रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के रेगिस्तान पर हावी है। इन शुष्क मिट्टी पर वनस्पति उत्पादन की कमी को दर्शाती है। एरिडोसॉल में कार्बनिक पदार्थों की बहुत कम सांद्रता होती है और पानी की कमी एरिडोसॉल की प्रमुख परिभाषित करने वाली विशेषता है। और इन सब सॉइल क्षितिज को कार्बोनेट, जिप्सम या सिलिका द्वारा भी सीमेंट किया जा सकता है और सतह पर लवण के संचय के परिणाम स्वरूप क्षार निकल सकता है। ठीक है, इसमें क्षार की अधिकता पाई जाती है जिससे जो है सफेद सफेद परत या ब्लैक टाइप का परत जो है जम जाता है। स्पोडोसॉल्स अगला है गढ़ स्पोडोसॉल्स। इसमें देखेंगे तो स्पोडोसॉल को पार्जोल के रूप में भी
जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंडर एस। तो स्पोडोसाल में क्या होता है कि इसमें राख नुमा जो पदार्थ होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है। और यह शब्द 1875 में डाकुचेव द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा यह ठंडे और नम क्षेत्र में पाया जाता था। नेक्स्ट है अल्टीसॉल्स। अल्टीसॉल्स में क्या होता है, अल्टीसॉल्स में जिसे आमतौर पर लाल क्ले मिट्टी के रूप में जाना जाता है, अल्टीसॉल में लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अधिकता, और को खनिज मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अल्टीसॉल नम शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर काफी अम्लीय होते हैं, जिनमें अक्सर 5 से कम पीएच होता है। लाल और पीले रंग लोहे के ऑक्साइड के संचय से उत्पन्न होते हैं, जो पानी में अत्यधिक अघुलनशील होता है। अल्टीसॉल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के खनिज हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में प्रमुख खनिज केओलाइट होता है, और इस मिट्टी में अच्छी धारण क्षमता होती है और सिकुड़न नहीं होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है, इस मिट्टी में अधिक होती है, और लाल प्रकार की मिट्टी जो है इसमें पाई जाती है, और वह मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय प्रकार की होती है, और उसमें केओलाइट प्रकार का क्या होता है, खनिज होता है। नेक्स्ट है मॉलिसॉल्स। मॉलिसॉल्स को देख लेंगे क्या कह रहा है मॉलिसॉल में। मॉलिसॉल अर्ध शुष्क क्षेत्रों से अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में बनते हैं, आमतौर पर एक घास के मैदान के नीचे, जहाँ पर घासें अधिकता से पाई जाती हैं वहाँ पर मॉलिसॉल्स का निर्माण होता है, और उनका मूल पदार्थ आमतौर पर क्षार समृद्ध होता है, यानी 50% से अधिक क्षार संतृप्ति उसमें पाई जाती है, और कैलकेरियस सॉइल होते हैं, एवं इसमें चूना पत्थर, लॉसेस या हवा में उड़ने वाली रेत शामिल होती हैं। मुख्य प्रक्रियाएं जो घास के मैदान मॉलिसॉल के निर्माण की ओर ले जाती हैं वे हैं मेलानाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन और पेडोटर्बेशन। मॉलिसॉल्स में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, घास के मैदान में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। दुनिया के सबसे कृषि उत्पादक मृदा गढ़ के रूप में मॉलिसॉल एक और अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मृदा गढ़ का प्रतिनिधित्व करता है। ये था इसके बारे में। और एंडीसॉल्स देखेंगे तो एंडीसॉल्स के बारे में क्या होता है, यह जहाँ ज्वालामुखी पाई जाती है उसके आसपास की मृदा जो होती है उसे एंडीसॉल्स कहते हैं। तो एंडीसॉल ज्वालामुखी राख में बनी मिट्टी है, और मिट्टी को कांच और अनाकार कोलाइडल पदार्थों के उच्च अनुपात वाले मिट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये आमतौर पर गहन फसल का समर्थन कर सकते हैं, और अन्य अनसोल क्षेत्र फल, मक्का, चाय, कॉफी या तंबाकू और जंगल की फसलों का समर्थन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गेलीसॉल्स। जेलीसॉल्स जिसे हम कहते हैं, जेलीसॉल्स में क्या होता है, तो ये मंथन मिट्टी कहलाती हैं, और यह बहुत ठंडी जलवायु की मिट्टी होती है, जो कि मिट्टी की सतह के 2 मीटर के भीतर परमाफ्रास्ट युक्त रूप में परिभाषित किए जाते हैं। शब्द गेलीसॉल्स लैटिन शब्द के गेलर, जिसका अर्थ है फ्रीज करने के लिए, आता है। क्रायोटर्बेशन की प्रक्रिया का संदर्भ है, जो कि गेलीसोल के वैकल्पिक विगलन और ठंड विशेषता से होता है। उन्हें क्रायोसोल के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जेलीसॉल्स कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, वर्ष भर बर्फ जमी होती है, उसके नीचे की जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम जेलीसॉल के नाम से जानते हैं। जेलीसॉल के गढ़ में रखते हैं इसी प्रकार की मिट्टियों को। ये था आपका भूमि का मृदा का वर्गीकरण, जो कि 7वां सन्निकटन के आधार पर किया गया है, और जिसमें 12 गढ़ थे। तो 12 के 12 गढ़ हमने देख लिए। अब देखेंगे मृदा क्षमता वर्गीकरण, यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 8 प्रकार में बांटा गया है मिट्टियों को। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेंगे, क्षमता या सीमाओं के आधार पर भूमि को अमेरिकी मृदा संरक्षण सेवा द्वारा 8 वर्गों में बांटा गया है। अगला पॉइंट है, इन वर्गों को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। तो 2 प्रमुख समूह कौन कौन से हैं इसको हम देख लेंगे। तो पहला है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खेती के लिए उपयुक्त भूमि में जो भूमियाँ आती हैं वे भूमि के पहले 4 वर्ग हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन नियमित खेती के लिए केवल पहले 3 वर्ग अर्थात फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ही उपयुक्त
होती है नियमित खेती के लिए। और कभी कभार खेती के लिए या पड़ती करके गैपिंग करके खेती करने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? तो 4 भी उपयुक्त होता है। तो ये थी आपकी खेती के लिए उपयुक्त भूमि। दूसरा प्रकार है खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं, यानी अनुपयुक्त भूमि। खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि में क्या है? तो शेष 4 वर्ग जो बचे हैं, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां, फसलों की खेती के लिए सक्षम नहीं होती हैं और इन भूमियों का उपयोग घास उगाने, वानिकी और वन्य जीवन के समर्थन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे हम। तो क्लास फर्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहला पॉइंट है ए बिना किसी सीमा के अच्छी खेती योग्य भूमि होती है। और दूसरा है इसमें खेती हेतु कोई सीमा नहीं है, सघन फसल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। और ऐसी भूमि को अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए केवल फसल प्रबंधन जैसे उर्वरक, खाद, फसल चक्र आदि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा फर्स्ट की मिट्टी का उदाहरण इंडो गंगेटिक मैदानी इलाकों की जलोढ़ मृदा है, जैसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है इसे क्लास फर्स्ट में रखा गया है। क्लास सेकंड की विशेषताएं देख लेंगे। क्लास सेकंड में क्या है? तो एक कुछ सीमा के साथ अच्छी खेती योग्य भूमि होती है, इसमें कुछ सीमाएं लगी हुई होती हैं। और दूसरा है इसकी कुछ सीमाएं हैं जैसे कि हल्का ढलान, मध्यम कटाव का खतरा, थोड़ी छार या खाली स्थिति, जो हर फसल उगाने के लिए पसंद को कम करती है। इसलिए मध्यम संरक्षण की रणनीति की आवश्यकता है, जैसे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग, समोच्च जुताई, फसल चक्रण आदि। उदाहरण के लिए गहरी लाल और काली मिट्टी को इस क्लास सेकंड में रखा गया है। क्लास थर्ड में किसे रखा गया है? तो देख लेंगे। पहला पॉइंट है मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य भूमि, और दूसरा पॉइंट है खड़ी ढलान, उच्च क्षरण खतरा, धीमी गति से जल पारगम्यता और प्रतिबंधित रूट जोन जैसी गंभीर सीमाएं होती हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी मिट्टी की उर्वरता की स्थिति खराब होती है और विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है? तो उथली लाल मृदा, थोड़ी खारी काली मिट्टी इस क्लास सेकंड में रखा गया है। नेक्स्ट है चौथा आपका क्लास 4 में विशेषताएं देखेंगे तो फसलों की पसंद पर बहुत गंभीर सीमाएं होती हैं और सामयिक खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से चारागाह या घास के लिए उपयोग किया जाता है। और उदाहरण में हम देखेंगे तो उथली भूमि और खारी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी इस गढ़ में इस क्लास में रखे गए हैं। नेक्स्ट है जो 5वां है और इसे आपका रखा गया है दूसरे प्रकार के वर्ग में जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती हैं, तो इसकी विशेषताएं देख लेंगे। पहला है इस वर्ग की मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं बल्कि चराई के लिए उपयुक्त होती हैं। और दूसरा है पथरीली मिट्टी और तालाब का क्षेत्र जहां जल निकासी संभव नहीं होता है वहां पर ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है मुख्य रूप से चराई और वानिकी के लिए उपयोग किया जाता है क्लास 5 को। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाया गया है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे शुष्क और शुष्क मिट्टी को इस वर्ग में रखा गया है। अगला है क्लास 6। क्लास 6 को की कुछ विशेषताएं इसमें देखेंगे तो कुछ सीमाओं के साथ चराई के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है चराई या वानिकी के लिए उपयोग की कुछ सीमाएं इसमें होती हैं। क्लास 7 की विशेषताएं क्या है? तो लकड़ी और जंगली जीवन के लिए उपयुक्त होती है और चराई या वानिकी के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें गंभीर सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका क्लास 8 जिसकी विशेषताएं हैं अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ भूमि केवल सौंदर्य के उद्देश्य एवं वाइल्ड लाइफ वाटरशेड बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्लास 8 प्रकार की भूमि किसके लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और अगला है जैसे रेतीली, समुद्र तट, नदी की राख आदि इस प्रकार के वर्ग में आते हैं, वर्ग 8 में। तो भूमि की क्षमता वर्ग आमतौर पर मानक रंगों द्वारा मानचित्र पर दिखाए जाते हैं। मानचित्र पर किस प्रकार से दिखाए जाते हैं? तो क्लास फर्स्ट को दिखाया जाता है लाइट ग्रीन रंग से, और क्लास सेकंड को येलो रंग से दिखाया जाता है, क्लास थर्ड को रेड रंग से दिखाया जाता है, और क्लास 4 को ब्लू, क्लास
5 को डार्क ग्रीन और क्लास 6 को ऑरेंज और क्लास 7 को ब्राउन तथा क्लास 8 को पर्पल कलर से दिखाया जाता है। तो ये थे मानचित्र पर इनको कैसे शो किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।